नमस्कार, आप देख रहे हैं 60 मिनट 60 खबर और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एंटीलिया मामले को लेकर महाराष्ट्र में खलबली लगातार जारी है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और इसी बीच उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह का तबादला कर दिया है और उनकी जगह हेमंत नगराले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद नए सीपी हेमंत ने कहा कि मुंबई पुलिस नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे छवि धूमिल हुई है और हम इस मुश्किल से मुश्किल घड़ी का समाधान निकालेंगे। मुझे महाराष्ट्र सरकार ने कमिश्नर पद पर नियुक्त किया है और मैंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए प्रण लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भरे दौर से गुजर रहे हैं। हम सभी पुलिस अधिकारी मिलकर इस काम को करेंगे और परेशानियों से निजात पाएंगे। राज्य सरकार ने मुझे इसलिए नियुक्त किया है कि आने वाले दिनों में और काम को आसान किया जा सके। एनआईए और एटीएस इस मामले में जांच कर रही हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में जब एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे वक्त उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मदद से हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस की 60,000 की फोर्स है, इन सभी की मदद से मुझे विश्वास है कि जो गंवाई हुई विश्वास करता है उसको हम फिर से पुराने दौर में ला सकेंगे और एक अच्छा काम करके हम मुंबई पुलिस का नाम फिर से पब्लिक के बीच में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम लोग एक अच्छी तरह से। महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया बवाल सबब बने लगातार मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। बुधवार को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमजीत सिंह का तबादला कर दिया गया है और हेमंत नागराले को यहां पर पद सौंप दिया गया है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता करके इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मनसुख हिरेन की मौत को हत्या करार दिया है। फडणवीस ने कहा है कि यह बात सामने आनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल मामला वाजे को सौंपने के पीछे आखिरकार वजह क्या रही। फडणवीस ने आरोप लगाया कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि हिरेन को मारने के बाद शव को गाड़ी में फेंका गया। लो टाइड की वजह से शव वहां नहीं, अगर शव हाई टाइड में चला जाता तो मिलता ही नहीं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हिरेन के फेफड़ों में पानी नहीं है। अगर हिरेन की मौत पानी में डूबने से हुई होती तो फेफड़ों में पानी दिखता। इससे साफ हो जाता है कि हिरेन की हत्या हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख हिरेन का गला घोटने की जानकारी सामने आई है। इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, जिस प्रकार से उनका खून किया जाता है, ये सारी चीज़ें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 90 के दशक में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, ये महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया था और उसी प्रकार की परिस्थिति। और अब तो अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, ये सवाल है। इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है कि एपीआई सचिन वाजे इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में
सस्पेंड हुए। 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने परमजीत सिंह के मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसको रूटीन प्रोसेस बताया है। संजय राउत ने पूछा है कि क्या उनका तबादला क्यों करना पड़ा। इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि ये रूटीन प्रोसेस है। सरकार को लगा होगा कि गृह विभाग में किसी का तबादला करना चाहिए, उसको लेकर किसी के मन में शंका आशंका पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है। माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है या मीडिया ने शंका की है या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। सर मराठी सर, आपको लगता है संजय जी, एक सवाल ये भी है, मामला अगर अपोजिशन बनाना चाहती है तो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। 3.5 साल तक ऐसे मामले आप बनाते रहिए, सरकार रहेगी, सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर मुख्य मतलब मुंबई में ये पुलिस के अधिकारी, कोई अपराधी या कोई पुलिस काम नहीं करता, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। तो सरकार कमिश्नर पे जिम्मेदारी तय होती है, क्या गृहमंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जिनके अंडर ये सब कोई काम करते हैं? इस देश में ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई है और कार्रवाई भी होती आई है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मान दें। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट किया पहले तो, और कहा कि महाराष्ट्र ने अब तक सिर्फ 23 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि केंद्र द्वारा कुल 54 लाख वैक्सीन दी गई है, यानी 56% वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना के सांसद फिर से राज्य के लिए अतिरिक्त वैक्सीन मांग रहे हैं। पहले कोरोना महामारी के दौरान मिसमैनेजमेंट हुआ और अब वैक्सीनेशन के दौरान भी यही हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ये ट्वीट तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार मंथन करने वाले थे। और आपको ये भी बता दें कि अगर कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो पूरे देश भर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 17,864 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल, कर्नाटक, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां बीते दिन भी 1,000 से ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं। और वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बत्रा गुप्ता ने कहा है कि राज्य के 3 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 13 जिलों में संख्या 2 अंकों में नहीं है। रांची में 346 और जमशेदपुर में 71 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 600 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें तेजी आएगी। पहले चरण में हम 5 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। और कुछ है रांची में 346 अभी पॉजिटिव हैं, जमशेदपुर में करीब 71 हैं। तो ऐसे जो कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें ज़्यादा हैं, उस पर अलग कार्य योजना बनाने पर हम लोग काम करेंगे
और जहाँ थोड़े कम है उसको अलग से करेंगे। तो इसको कई सेगमेंट में बांट के हम लोग इस राज्य को कोरोना मुक्त बनाएंगे। लेकिन लापरवाही बहुत बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है लापरवाही बहुत बढ़ती नहीं, देखिए कभी कभी ये होता है कि आदमी एक साल तक लगातार इस कोरोना के दंश को झेलते झेलते, आप हम सभी लोग इंसान हैं, और यदि हम मानवीय दृष्टिकोण पे बात करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो आदमी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों को आश्वासन दिया है कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा। दरअसल असलम शेख मलारपुर में एक हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लेने वरिष्ठ लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई में लॉकडाउन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। देखिए, मुंबई शहर में फ़िलहाल लॉकडाउन की परिस्थिति दिख नहीं रही, केसेस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र उस पर है। अभी आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस शहरों में परिस्थितियां ख़राब हुई है वहाँ पे हमने पार्शली लॉकडाउन किया है, कहीं कहीं हमने पूरा लॉकडाउन भी किया है। तो आज की तारीख में मुंबई शहर के अंदर हमने जो है SOP। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है और इसी कड़ी में पंजाब के लुधियाना में भी सीनियर सिटीजन को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है, जिसमें पंजाब भी शामिल है और इसी के चलते पंजाब सरकार ने लुधियाना समेत कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। नहीं, टीका सभी को लगवाना चाहिए। दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा। मेरे को टीका लगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, नहीं, जरूर लगवाना चाहिए, सभी को लगवाना। जब से 1 मार्च से ये ओपन हुआ है फॉर 45 to 69 और मोर देन 60 ईयर्स के लिए, तो लोगों का रुझान बढ़ा है और सबसे ज़्यादा 60 प्लस वाले आ रहे हैं अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए। तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। कितनी उम्र तक आ गए आप? हमारे पास 100 साल के भी आए हैं। हाँ, ज़्यादा बुजुर्गों में ज़्यादा रुझान है? बुजुर्गों में ज़्यादा रुझान है और ये देख के अच्छा लग रहा है कि जीने की चाह है उनके अंदर और वो बड़ी खुशी खुशी का लगवा के जा रहे हैं यहाँ से। क्या कह रहे हैं लोग आपको, डिमांड बढ़ रही है? रादर अब लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं कि सबके लिए ओपन कर दो और हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तो ये एक अच्छी मतलब चीज़ है जो देखने में आ रही है। कितने % बढ़ा है जो जब से वैक्सीन लग रहा है पिछले 1-2 महीने से? अभी तक हम 15 तारीख तक 10,000 वैक्सीनेशन कर। कोविड-19 पूरे देश में फैलने से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद से शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा अभी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अगर बात करें तो 45 से 60 साल के बुजुर्गों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। कोविड-19 का टीका लगने के बाद बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। पहले कुछ लोगों के मन में डर था कि कहीं इससे कोई नुकसान ना हो, लेकिन टीका लगने के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और भरोसा हो चुका है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं रीवा जिले के हनुमना में भी कोविड-19 का टीका बुजुर्गों को लगाया गया। का जो है ये तो कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कोविड-19 के टीकाकरण के लिए जागरूकता लगातार पैदा की जा रही है। जिला बरनाला पुलिस प्रशासन द्वारा जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना वायरस के टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पूरे शहर भर में कोने कोने में फ्लैक्स लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं और लोगों को पंजाब सरकार की हिदायतों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। शहर की सभी गाड़ियों पर 2 खुराकें जरूरी, सुरक्षा होगी पूरी, टीकाकरण जरूरी के स्टिकर भी लगा दिए गए हैं। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੋਵਿਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ाकर रख दी है। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते कई राज्यों ने एक बार फिर से पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। वहीं गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि 31 मार्च तक बढ़ गया है। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में पहले ही पाबंदियां लगा दी हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों में एक बार फिर से ताला लगना शुरू हो गया है। हालांकि गुजरात के इन शहरों में पहले से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इसका समय रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था और इसके अलावा अहमदाबाद के सभी उद्यानों में और पार्कों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान कांकरिया झील और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। सूबे के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत के फैसले के समर्थन में अब विपक्ष के नेता भी नजर आने लगे हैं। दरअसल सीएम रावत के विकास प्राधिकरण पर लिए गए फैसले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने समर्थन किया है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। जिला विकास प्राधिकरण जिन्हें उन्होंने आज निरस्त कर दिया है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। आम आदमी पार्टी की यही मांग है कि जब आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा था, तो इसमें एक जांच बैठाई जाए और इसमें जांच करके पता लगाया जाए कौन कौन इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए तैनात हुए थे और किसने तैनात किया था। यानी अधिकारी और नेता जिनका भी इसमें संलिप्तता है, उनके नाम उजागर होने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से हम एक और सवाल करना चाहते हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री का इस भ्रष्टाचार में पेट भरा या नहीं भरा। विकास प्राधिकरण पर लिए गए फैसले पर सरकार के फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। जो हमारे क्षेत्र की, प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या थी, प्राधिकरण नक्शा पास करने में लोगों को मतलब बहुत समय लगता था और ऐसा भी सुना गया है कि काफी महंगा भी पड़ता था। आज हमने उसको जारी कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर। हमने आज जो 2016 की स्थिति थी वहीं तक प्राधिकरण रहेगा, उससे बाहर जो अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का विस्तार हुआ है, जो नवसमृद्ध क्षेत्र हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं होगा। किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आएगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बाद अब रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है, ताकि पुंछ जिले के शेष कश्मीर से जोड़ा जा सके। और इधर मुगल रोड पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसको हटाने के लिए मशीनों की मदद लगातार ली जा रही है। मैकेनिकल इंजीनियर का कहना है कि मशीनें दिन रात बर्फ हटाने में लगी हुई है और जल्द से जल्द बर्फ को हटा दिया जाएगा। स्नो क्लियरेंस का मुगल रोड पे 11 मार्च को शुरू कर दिया हमने। हमारी मशीनरी डिप्लॉयमेंट होगी, काम चल रहा है। तो काम हमारा पहुंच गया नियर अबाउट छत्तापानी के करीब हम पहुंच गए हैं और कोशिश है हमारी जल्दी से जल्दी जितना भी होगा रोड को क्लियर किया जाएगा। हमारी मैन एंड मशीनरी लगी हुई है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। तो काम ठीक तरीके से चल रहा है। उसमें स्नो प्लो लगी है, स्नो कटर लगे हैं, JCB लगी हैं, हार्डली का एक्सीवेटर हैं, तमाम मशीनें हमारे लगा दी गई हैं। तुम साफ रहा तो। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इस हफ्ते गर्जना के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। वहीं बाकी के जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में इस हफ्ते हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और इसी के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। साथ ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की ओर से गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में इस बारे में जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया कि चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में चौपालों के लिए मैचिंग ग्रांट देने की शुरुआत की थी। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में कुछ बड़ी पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के फंड से आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत जो सबसे छोटी सरकार है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और इसका नज़रिया भी हमारे सामने आया है कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, जिनके पास कोई एक्विजिशन का या किसी तरह से एग्रीकल्चर रेवेन्यू का सरप्लस फंड्स थे, उनने अपनी चौपालों को कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करने का काम किया है। आज जिस ग्राम के अंदर खुद के फंड्स पड़े हैं वो उनको ऑटोनॉमी है कि यूटिलाइज करके डेवलप कर सकते हैं। पर माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं समझता हूँ कई ऐसी हमारी ग्राम पंचायतें जिनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल हम ये प्रयास करेंगे, एक प्रयास चौधरी देवीलाल जी ने किया था मैचिंग ग्रांट का, आने वाले जो वित्त वर्ष है इसके अंदर मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था को और बढ़ाएंगे, जिससे जितना ग्राम पंचायत की इन्वेस्टमेंट होगी या गांव की सामाजिक तौर पर कलेक्शन की इन्वेस्टमेंट होगी, सरकार उसको मैच कर एटलीस्ट कम्युनिटी सेंटर इस तरह। फरीदाबाद में पृथ्वी के आगामी 21 तारीख को गांव नारियल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के होली मिलन समारोह का विरोध शुरू अभी से हो गया है। अब नरियाला गांव में किसान संघर्ष समिति के सदस्य और कई गांव के सरदारी ने पंचायत का आयोजन करके ग्रामीणों से अपील की है कि गांव में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित न करें। हालांकि इस बात से कुछ ग्रामीण नाराज भी देखे गए। वहीं पंचायत में शामिल हुए कांग्रेसी नेता जगन डागर ने कहा है कि वो भी एक किसान के बेटे हैं और हर हालत में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। अच्छा, किसान दुखी ना है। अच्छा, सब किसान सुखी है। मुख्यमंत्री गांव नरियाला पहुंचेंगे जरूर ये लोग कह रहे हैं किसान। ये कौन कह रहा है? जो लोग ये बात कर रहे हैं विरोधी हैं। ये विरोधी हैं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ही जरूर आएंगे। किस तारीख को दुष्यंत चौटाला? इनमें से एक भी वोट नहीं देगा दुष्यंत चौटाला जितने भी अगर खड़ा हो। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है तो कोई किसान परेशान नहीं है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं आज इसी को लेके हुई है कि भाई हमारा तो किसी पार्टी से, या वो जेजेपी हो या बीजेपी, जो किसान की बात करेगी वो आज हमारे सिराकों पर, और जो किसान की बात नहीं मानेगी उसका विरोध करेगी। यहाँ पे क्या फैसला लिया है? इस पे फैसला लिया हुआ है, इस पे यही हुआ है कि भाई ठीक है, इसका विरोध करना चाहिए और बिल्कुल ही इसका विरोध होगा। और तहे दिल से आज दुष्यंत चौटाला जी का विरोध होगा और सारे किसान, छत्तीस बिरादरी, चारों धर्म के लोग पूरे इलाके में आज एक माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे माहौल में अगर कोई होली मिलन करता है तो ये तो हमारे इलाके पर एक जले पे नमक। हरियाणा के रोहतक में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस को लेकर हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसान मजदूर पद यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान सभा के नेताओं ने बताया कि एक पद यात्रा 18 मार्च को शुरू होकर 23 मार्च को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी और लाल सड़क पर झंडे दिखाने शहीद भगत सिंह की भांजी और बहन की बेटी गुरमीत कौर आएंगी। जो 18 तारीख को हाँसी से शुरू होगी और जींद से भी शुरू होगी और उधर मथुरा से और भगत सिंह के गांव से, शहीद भगत सिंह के गांव से शुरू होनी है। उसमें किसान और मजदूरों की एकता बना के ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है देश में किसानों का, इसको मजबूत करने और इसको विस्तार देने के लिए इन पदयात्राओं का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस तरीके से सम्मिलित होंगे वॉलंटियर किसान मजदूरों के, उस तरीके से गांव-गांव जाके ऐसी पद यात्राएँ हरियाणा में पिछले कई दशकों से नहीं हुई है। तो जिस तरह ये अभूतपूर्व आंदोलन है किसानों का, ऐसे ये पदयात्रा भी अभूतपूर्व होगी। और इसके अंदर हम जो मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, श्रम कानूनों को ख़त्म करने के, ऐसे ही जो 3 काले कानून हैं उनसे संबंधित हैं, या वो जो खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली ये जिस तरह से प्रभावित होंगी, तो गांव-गांव जाके लोगों के बीच में हम इन मुद्दों को मतलब सामने रखते हुए उनको एक तरह से लामबंद करेंगे 23 तारीख को। जो
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति की एक चिट्ठी सुर्खियों में है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने स्थानीय डीएम को शिकायत की थी कि रोज सुबह तकरीबन 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। कुलपति ने शिकायत की है कि अजान के कारण नींद बाधित होती है और फिर बाद में उनको नींद नहीं आती है, जिसके कारण पूरे दिन सिर में दर्द रहता है और इसका असर उनके कामकाज पर पड़ता है। अब आपको ये बता दें कि चिट्ठी इसी महीने 3 मार्च को लिखी गई है और इससे पहले भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ चुके हैं। एक बार सिंगर सोनू निगम ने भी कुछ इसी तरह से ट्वीट किया था, जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। यूपी के बदायूं में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें कि बदायूं के मालवीय आवास पर आपके जिलाध्यक्ष भूदेव सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और वहीं राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम को लेकर आप नेताओं ने कहा है कि नए बिल दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश के तहत बनाया गया है, जिसके विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में 1971 की जंग की जीत की 150वीं आपको बता दें कि वर्षगांठ मनाई गई है। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा समेत जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने फौज के अधिकारियों से शिरकत की और इसी मौके पर भारतीय फौज के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया और शहीद सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री रंधावा ने 1971 की जंग को याद करते हुए अपने देश के सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और शहीदों की शहादत को नमन किया। देखो आज ਜਿਹੜੇ डेरा बाबा नानक च मैं तो 71 ਦੀ ਵਾਰ ਆਪ देखी और उस टाइम मेरे फादर भी MLA ਸੀਗੇ और ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ डबल पुल सीगा उपर दी ट्रेन और जी रोड सी दोनों चलदियां सीगियां और इन्ना जबरदस्त और बड़ी लड़ाई जी जबरदस्त उत्थे लड़ाई हुई 3 दिन लड़ाई होती रही और अल्टीमेटली साडियां फौजां ने उन्हों का पुल जिहड़ा कब्जे च लैके उन्होंने तहस नहस कर दिता। तो उस वेले जी शहादतां होईयां, उस वेले दे जिहड़े जवान उस वेले दे जिहड़े करनल सीगे इत्थों दे कमांडेंट सीगे कमांडर सीगे जिहड़े ब्रिगेडियर सीगे ब्रिगेड कमांडर इत्थों दे डीएस। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है जो कि पेशे से पहले सिविल इंजीनियर था, लेकिन कोरोना काल से उसे इंजीनियर से गांजा तस्कर बना दिया है। दरअसल कोरोना काल में युवक की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद उसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया और सब्जी बेचने की आड़ में गांजा बेचना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर युवक की दुकान पर रेड मारी और 63 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 9,45,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खासा ध्यान रखा हुआ है, लेकिन परिसर के बाहर अमाना मंदिर से लेकर गेट तक श्रद्धालु खुली छत के नीचे लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। गर्मियों के मौसम में ये थोड़ा भारी पड़ रहा है। ऐसे में अयोध्या के अंदर ही संतों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग की है कि परिसर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए छाया और बैठने की सुविधा बनाई जाए। श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन हेतु भक्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या और आस्था का सैलाब जिस प्रकार से उमड़ रहा है, इसको देखते हुए, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया और लंबी कतार, लंबी लाइनें लग रही है, इसके नाते मैं ट्रस्ट को भी निवेदन करूंगा और प्रशासन से एक प्रार्थनाबद्ध तरीके से निवेदन करूंगा कि लोगों को छाया के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। जी, आज हमने जाकर के अयोध्या में देखा कि रामलला के दर्शन के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर अब गर्मी का महीना आ गया है तो तेज धूप के कारण उनको बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। तो हम जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये ज्ञापन देंगे कि वो सबसे पहले इस पर ध्यान दे। वहां पर एक जैसे टीन की छत पड़ जाती है और यात्रियों को जब वो खड़े हो वहां पर, तो कोई छत उनके ऊपर ऐसी हो ताकि उनके ऊपर बरसात। कौशाम्बी में अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों में पहले किसी बात को लेकर बहस होती है और इस दौरान लेखपाल पक्ष अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया। तभी एक अधिवक्ता हाथों में नोट की गड्डी लेकर लेखपाल के पास जाता है और दूसरे अधिवक्ता से कहता है कि अब बनाओ वीडियो। इस बात पर दोनों में मारपीट होने लगती है। हालांकि मारपीट होती देखकर तहसील में मौजूद अधिकारी बीच बचाव करके मामले को शांत करा देते हैं। नूह के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्था की ओर से इस प्रदर्शनी का काम कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक HP सिंह, प्रोफेसर AK भटनागर ने शिरकत की है। और इस विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान में कई मौकों के बारे में अवगत कराना है और इसके साथ ही सरकार के कई इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, साथ में कोविड के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाना था। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने 30 मॉडल का प्रदर्शन किया है। 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। हमारे NGO की तरफ से इस विद्यालय में ये साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है, जो बच्चों को साइंस में अपग्रेड करने के लिए लगाई गई है। और मैंने ये देखा है कि बच्चों का जो एक्सप्लेनेशन करने का या अपने मॉडल्स को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा और सुथर मिला है। इसका मतलब है कि जिला मेवात में और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर झिरका में साइंस का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो लेक्चरर्स हैं वो भी बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से साइंस को अपग्रेड करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो हमारा मॉडल का जो टॉपिक है वो स्मार्ट डस्टबिन है। साइंस पढ़ने के लिए हमें मिसेस कुसुम मलिक मैम, जो हमारी साइंस लेक्चरर है, केमिस्ट्री लेक्चरर है, और डॉक्टर पवन यादव जो हमारे बायोलॉजी के लेक्चरर है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया साइंस लेने के लिए और मुझे बेनिफिट। आगे हम लाइफ में मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँगी, बिकॉज मैं अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा आगे रिसर्च करती हूँ। इस मॉडल का बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि इस मॉडल की तरह मैं आगे और ऐसी रिसर्च कर सकूँ जिससे कि हमारा देश। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों में शायद खाकी का बिल्कुल खौफ नहीं है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम एक ठेके पर मारपीट करती है। आपको ये बता दें कि लूटपाट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अंग्रेजी शराब के ठेके पर काम करने वाले पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि खुले पैसे को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई।
तकरीबन 50 से 60 हजार तक की लूट का भी आरोप है। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड तिरुपति गार्डन के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में अपराधी का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं और लड़कियों के उत्थान की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों के साथ आए दिन कोई न कोई घिनौनी वारदात की खबर लगातार सामने आती रहती है। दरअसल मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना का है, जहां पर 13 साल की मासूम बच्ची को धमकाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और डरी सहमी पीड़िता उसका विरोध नहीं कर पाई। आरोपी लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा, जिस पर पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। परसों रात में एक बच्ची उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी, तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी जेल चल गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जाँच करके वो बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ घटना घटित हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा की बात करने वाली रेवाड़ी की स्मार्ट पुलिस का अपराधियों में खौफ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, जो रिश्तों के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार करती हैं। दरअसल रेवाड़ी के कोसली के एक गांव निवासी मित्रपाल ने अपने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ कुरकुरे दिलवाने का बहाना बनाकर दुष्कर्म किया है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हुए और ग्रामीण को देखकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। बहरहाल परिजन बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत पर धारा 363, 366 AIPC 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की की उम्र 5 साल है। आरोपी मित्रपाल। मध्य प्रदेश में भिंड के मेहगांव कस्बे में रॉकी गुर्जर हत्याकांड को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने SDOP कार्यालय का घेराव किया है। और आपको ये भी बता दें कि मंडी से पैदल मार्च निकालते हुए जनसंघर्ष मार्च के तले जनसभा को संबोधित किया गया और मेहगांव OP को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पुलिस के पास 15 दिन का समय है। पुलिस प्रशासन अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता है तो भिंड SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो जनसंघर्ष मंच के बैनर तले भोपाल के लिए कूच करेंगे। 4 तारीख को रॉकी और फरियोम गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। रेत कंपनी पावर मेक के कर्मचारी और उनके हथियारबंद लोगों ने रेत खदान से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रोककर। तो मेरा ये मानना है कि रॉकी गुर्जर कोई अपराध ऐसा नहीं था जिससे उसको गोली मार के हत्या की जाए, और इसके पीछे हमने कुछ नाम दिए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स और मालिकों के हैं। ये सीधा मामला कॉन्स्पिरेसी का है, 120B का है। पुलिस वो सारे नामों पर, सारे मोबाइल नंबर्स पर तहकीकात करे। अगर 4 और 5 तारीख में जिन लोगों हत्या में नाम है, जिनके कंपनी वालों के और लोगों के, अगर उन्होंने बात की है तो उनको भी 120B के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। प्रथम चरण में हमने SDOP को ज्ञापन दिया है। 15 दिन का हम समय देंगे जिस पे ये लोग कार्रवाई करें। अगर नहीं। मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्र अहरोरा रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिमी ग्राम रेपुरिया और भौवार गांव के संधि स्थल पर अंडरग्राउंड पासिंग मार्ग की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समय रहते समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। अरोरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अंडर पासिंग की हमारी मांग है। काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अंडर पास जिससे हमारे यहाँ किसान भाइयों, बच्चों एवं महिलाओं और काफ़ी लोगों को यहाँ पे नारायणपुर मार्केट है और बनारस जाने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग ढांकने पर दुर्घटना हो जाती है। काफ़ी किसान भाइयों को यहाँ पर
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग यह प्रदर्शन सन 2018 से अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारे अंडरपास मांग के लिए। अच्छा, यहाँ कितने गांव के लोगों को सहूलियत मिलेगा अंडरपास पर? यहाँ अगल बगल के काफ़ी 25-50 गाँव को सहूलियत मिलेगा। यहाँ पे अस्पतालों के लिए और स्कूल बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे क्रॉसिंग डाकना पड़ता है। आए दिन यहाँ पे जाम लगा पड़ता है और दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बना दिया जाए, क्योंकि हम लोग को सब्जी हो या तो मरीज हो, जो ओनली मार्केट जाने के लिए भी हम लोग को बहुत समस्या होती है। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर घूम कर हम लोग को जाना पड़ता है। ताकि हम लोग ऐसे नज़दीक में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इधर करीब 40 जगहों का कि ये क्रॉसिंग के लिए मांग किया गया है, सब निकासी के लिए बोला गया है। आप लोगों ने इसके लिए और किसी को विधायक सांसद से? हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिले नूह में मनरेगा में खर्च की गई अरबों रुपए की राशि की पोल खुलने लगी है और इसकी शुरुआत ताबड़ू खंड के सेबका गांव से हुई है। ग्रामीणों ने सरपंच से लेकर गबन में शामिल लोगों की जांच करके कार्रवाई करने की शिकायत वीडियो कार्यालय में लेकर सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दरबार तक पहुंचा दी है। सेबका गाँव के लोगों के इस कदम से सरपंच से लेकर मनरेगा में शामिल संबंधित अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। वीडियो ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए 3-4 दिन में जांच करके जिला परिषद सीईओ को रिपोर्ट सौंपने का भरोसा फिलहाल दिला दिया है। कल वो मेरे पास आए थे, 3-4 आदमी थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जेसीबी से काम हुआ है। तो मैंने उसी टाइम जो उनकी दरखास्त थी उसके ऊपर पंचायत अफसर यहीं बैठे हुए था, मगर एबीपीओ और जेई को मौके पर भेज के और उसकी रिपोर्ट मांगी जाए। तो अगर सर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अधिकारियों को लिखा जाएगा या आपने स्तर पर आप करेंगे? नहीं, हम तो अधिकारियों को सीओ जिला परिषद को लिख देंगे। अगर गड़बड़ है तो उसके बाद करना तो उन्होंने 3 दिन का आपने अल्टीमेटम या भरोसा दिलाया गाँव वालों को, तो कुछ समय लगे। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने मीडिया के माध्यम से रीवा जिले के युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें और परिजन अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नशे को लेकर रीवा जिले को 15 अगस्त के दिन चिन्हित किया गया था, जिसके बाद से नशा अभियान को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई थी और उस मुहिम के तहत रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को नशे को जड़ से खत्म करने और कार्रवाई का निर्देश दिया था। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में भी लगातार सामाजिक संगठन और पुलिस विभाग के द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर जिला रीवा, वहां पर जितने युवा हैं उन सभी को जागरूक किया गया। यहाँ पर नशा का जो कारोबार था और युवा में नशे की वृत्ति थी वो अत्यधिक मात्रा में थी। लगातार पुलिस के प्रयासों के बाद जनता का सहयोग के साथ ये कार्रवाई की गई, जिससे बहुत सारे यूथ नशे से दूर हैं। बहुत सारे नशे के कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं, अपराधी हैं, वो जेल में हैं। आगे भी लगातार हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पुलिस के स्तर से जनता का सहयोग लेंगे कि हमारे रीवा का जो यूथ है, युवा है, उसकी जो ऊर्जा है वो अच्छे कार्यों में लगे, वो नशे से दूर रहे, खेल में, पढ़ाई में अपने आप को आगे रखे। और साथ ही मैं उन युवाओं से भी, उनके माता पिता से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग ऐसी संगतों से अपने बच्चों को दूर रखें और वो यूथ है खुद भी अपने आप को ऐसी संगतों से दूर रखें जो नशे के लिए जाने पहचाने जाते हैं या नशे की आदी हैं। इसी तरह से अगर वो व्यक्ति कभी किसी नशे के उसमें संगत में आकर नशा करने लग जाता है तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है और फिर उसका जीवन, उसका कैरियर पूरा तबाह हो जाता है। इसलिए पुनः फिर से सारे यूथ से, रीवा के, उनके परिजनों से अपेक्षा करूंगा। यूपी के अमेठी से नारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर गौरीगंज पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। पीड़िता लगातार न्याय की उम्मीद में है, तो पीड़ित महिला आयोग पहुंची और रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई। महिला आयोग की सदस्य के पास जाकर महिला ने रो कर अपने बारे में बताया। तहरीर दी गई। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची वहां पर। दरअसल पीड़ित महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप है। देवर है राम प्रताप और पिंटू,
वो हमारे घर में घुस के हमें घसीट के मारा। उनके साथ 2 लोग और थे, सचिन और दीपक। तीनों लोग हमारे पति को, हमें, बच्चों को घसीट के मारा। हम थाने गए, हमारी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। बहुत रिक्वेस्ट पे हमारा रिपोर्ट तो लिख लिया, लेकिन हमारे द्वार पर अभी तक कोई एक सिपाही तक भी नहीं गया है। अभी हमें कहाँ आई है, क्या चाहती है? हम महिला आयोग। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मियों की तरफ से वसूली की शिकायत ली गई और आपको बता दें कि जिस पर पंजाब सफाई कर्मचारी कमीशन के सदस्य ने अचानक छापा मार दिया। उन्होंने बताया कि इस सरकारी अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी शिकायत के आधार पर ये चेकिंग हुई है। अस्पताल में सफाई कर्मचारी जिस ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं वो ठेकेदार हर सफाई कर्मचारी से 1500 रुपये हर महीने के हिसाब से लेता है। अब इस मामले की जाँच चल रही है। जी मैं इतने सिविल हस्पताल मुक्तसर साहब पहुंचा सी और इत्थे मैनू पता लगा कि जो सफाई सेवक सफाई का काम करते हैं उन्होंने तो जोड़ा कुछ ठेकेदार है इतों का अमोर का है वो इन्हों तो 1500 रुपया जो हर जो सफाई वाले को साढ़े को लेंदा सी और इतने टोटल इतने साढ़े 15 सफाई सेवक है जिन्हों तो वो 1500 रुपया वसूलता सी कले को जोड़ा कि सरकार दी हदायतों मुताबिक और जोड़ा साडा ये सफाई सेवक का शोषण है और ये असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। जिहड़ी बनदी कार्रवाई है उस ठेकेदार का लाइसेंस कैंसल करके और उस ते बनदी कार्रवाई की जाएगी और जिहड़ा एक पैसा इनका वसूलिया। पलवल के हथिन गांव कोट में नकली पनीर बनाने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पनीर बनाते समय अनियमितताएं साफ नजर आ रही हैं। ये वीडियो फरीदाबाद से समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी आईडी से सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स विभाग की टीम को छापेमारी के लिए भेजा और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री से पनीर के सैंपल लिए तो पनीर बनाने वालों में हड़कंप मच गया। साथ ही फैक्ट्री वाले लोग मौके से पनीर और कच्चा माल लेकर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग को कुछ नकली पनीर बनाने की सोशल मीडिया पे 2 वीडियो वायरल हुई थी। उसके आधार पर सीएमओ साहब ने टीम गठित करी स्वास्थ्य विभाग की ओर से और पुलिस विभाग की तरफ से। उसमें यहाँ पे मौके पर जाके देखा गया कि एक के तो हमने सैंपल ले लिए हैं, मौके पे वहाँ पे पनीर मिला और वहाँ पे लोग भी मिले जिनकी सैंपलिंग कर ली गई है। दूसरी जगह पर हमने आके देखा वहाँ पे सब कुछ सामान खाली पड़ा हुआ है और कुछ पनीर वगैरह हमें नहीं मिला है टीम को। भाग्य मतलब उन्हें सूचना लगी? हाँ, उन्हें या तो पहले कुछ भी हो सकता है सूचना के आधार पर या कैसे वो भाग सकते हैं। यहाँ से कोई है नहीं, अभी फिलहाल मौके पर कोई भी नहीं। गुजरात के सूरत के एक स्वयं सहायता समूह ने होलिका दहन के लिए गाय के गोबर से पर्यावरण के अनुकूल स्टिक बनाए हैं। वहां के पशु चिकित्सक ने बताया कि ये स्टिक सिर्फ गाय के गोबर से बनाई जाती है। होली पर इसे ही इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक है क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश के रीवा में स्कूल शिक्षा विभाग में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले में 2 कर्मचारी निलंबित हो गए हैं। प्राथमिक दृष्टया दोषी पाते हुए कलेक्टर रीवा ने 2 कर्मचारियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में अन्य बड़े अधिकारियों के दामन भी दागदार हो सकते हैं। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखपाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी के विरुद्ध कलेक्टर ने कार्रवाई की। अब तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। ऑडिट आपत्ति के बाद ये सामने आई है कि शिक्षा विभाग में राशि है गबन करने के मामला सामने आए हैं। उसमें एक लेखापाल है और है ना कैशियर लिपिक है, उन दोनों को निलंबित किया गया है। इसमें एक उच्च स्तर पे ना जांच कमेटी है ना बिठाया गया है। ये देखा जाएगा कि किन किन के खाते पे ना अमाउंट्स गए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या वरिष्ठ अधिकारी भी ना इसमें इन्वॉल्व है। उस सभी चीज़ों को है ना जाँच करने के बाद दोषी के खिलाफ है ना कड़ी कार्रवाई किया जाएगी। और हम लोग ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी है ना गलत काम है ना कोई भी है ना गवर्नमेंट सर्वेंट ना। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर अंबाला छावनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया है और मौके पर विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे और जहां पर कोई कमी देखी उसको अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन कमियों को दूर करके 31 मार्च 2022 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। हमारे साथ एक्शन साहब और एसडीओ दोनों और बाकी इंजीनियरिंग ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और उनकी
उसमें ही हमने आज ये सारा वर्करों को, कार्यकर्ताओं को दिखाया है, ताकि उनको पता चले कि अम्बाला कैंट में क्या शहीदी स्मारक के रूप में अम्बाला कैंट में एक धरोहर जो बनने जा रही है, जो एक सौपन था स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री नीलविज जी का, वह आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? जो अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मार्च 22 में इसको हम सौंप देंगे। तो हम गृह और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स और थाना सिविल लाइन रामपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों के पास से 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेथाडोन बरामद की है। और आपको ये भी बता दें कि दोनों आरोपी मुंबई से तस्करी करके रामपुर लेकर आ रहे थे। आरोपियों से बरामद जो ड्रग्स है, इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ और थाना सिविल लाइन रामपुर की संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तगण जफर उर्फ बबलू पुत्र फजल खान तथा बाबू खान पुत्र अफसर खान निवासी मोहल्ला गुजरटोला जहरुद्दीन मस्जिद के पास थाना गंज रामपुर को होटल रिवर साइड इन 0 पॉइंट थाना सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों से 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेथाडोन सिंथेटिक्स ड्रग्स जो मुंबई से लेकर ये आ रहे थे तथा एक स्कूटी नंबर MP 02FF 2544 बरामद हुई। बरामद मेथाडोन सिंथेटिक्स ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 32वीं पुण्यतिथि सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर मनाई गई। सौरभ बहुगुणा और उनके समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए पुण्यतिथि मनाई और उनके जीवन के बारे में बताया। वहीं देहरादून में भी उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे दादाजी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज मनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी ने उनके प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण किया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, और एक बहुत छोटे गाँव पौड़ी से बुगानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं सिर्फ पूरे राज्य की, पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपना तिहाड़ जेल में रहे, सालों जेल में रहे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, MP रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एक देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन के रहे। तो हम सब उनके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने दादाजी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो पब्लिक की, देश की सेवा करो। और कहीं ना कहीं जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जैसे वो मजदूरों के मसीहा माने जाते थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते थे, टीचरों के जितने भी रिफॉर्म्स आए वो जब वो CM बने यूपी के तब उन्होंने टीचर रिफॉर्म शुरू किए। तो हमने उनसे बस इतना ही सीखा है कि हर उस व्यक्ति की मदद करो निस्वार्थ भाव से जो आपके दर पे आया है, और तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे। खटीमा में वन विभाग और वन निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रॉली के साथ सागौन की लकड़ियां बरामद की हैं। वन अधिकारी के मुताबिक नगरा तराई में एक ट्रॉली के जरिए अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग ने ट्रॉली में अवैध तरीके से रखे 8 सागवान के नग बरामद किए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। तस्करी के मामले वन विभाग द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। सूचना मिली कि एक ट्राली जो है नगरा क्षेत्र के कोई आम का बाग है वहाँ पर खड़ी है। तो मेरे द्वारा वन निगम की टीम के जो कर्मचारियों द्वारा जो है वहाँ पर जो है देखा गया, तो उस पर जो है 8 नग जो है सागौन के लदे हुए थे। मौके पर ट्रैक्टर नहीं था, खाली ट्राली खड़ी थी। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया और फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी, साथ ही राइफल से फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने CCTV के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। हालांकि दोनों पक्षों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करने की बात कही है।
कि हमारे घर में जो खुर्जे का बदमाश है शहीद चेड़ी वो आया था अपने 2 लड़कों को लेकर, राइफल लेकर उसने हमला किया। मैंने उन्हें पहले रोका, मैंने उन्हें धकेला घर से, तो उन्होंने फ़ौरन मुझ पर गोली चला दी। हमारी हाथापाई हुई काफ़ी। अभी वो दिल्ली में एक मर्डर केस में फरारी काट रहा था, खुर्जे से गायब था वो। उसके पास पहले भी 3-4 मर्डर केस चल रहे हैं, हिस्ट्री सीटर है वो बहुत ज़बरदस्त। उसने आकर बदतमीजी की। पहले उन लोगों ने खूब गाली गलौज की। जब मैंने उन्हें धकेला तो उन्होंने मुझ पर सीधी गोली चला दी। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? 1 राउंड फायर हुई है। उसके बाद उन्होंने और भी किए हैं। बाद में लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर धकेल दिया था। 2 या 3, मुझे इतना कुछ याद है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे अंदर कर दिया था। उन्होंने फायर की सीधी मुझ पर। हुआ ये था कि मैं तो अपने गोदाम पर फैक्ट्री चला गया था और मेरा ये छोटा भाई था यहाँ पे सद्दाम। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के आदेश के अनुसार शहर में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। शहर के चारों तरफ पुलिस की ओर से नाके लगाए गए हैं और ओवरलोड वाहनों के चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर की मुख्य रोड कॉलेज रोड, जिसमें कि शहर के दर्जनभर शिक्षण संस्थाएं हैं, और उसी रोड से ओवरलोड वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, जिसके चलते इस रोड पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन ने शहर के चारों तरफ नाके लगाते हुए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की एंट्री बंद कर दी है। नाके पे अपने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार जी के आदेश से डंपरों की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नो एंट्री है शहर के अंदर। ये कॉलेज की वजह से, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, उनकी सेफ्टी में। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना प्रभारी बैराड सतीश चौहान की उनकी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान 12 पेटी कुल 600 कार्टर अंग्रेजी शराब, 1 बोलेरो गाड़ी और कुल 8,72,000 जब्त किए गए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकर कुछ कार्रवाई की गई है बैराड में, क्या कुछ मामला है सर? इस अभियान में लगातार हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में हमने एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी जिसमें 12 पेटी अंग्रेजी शराब थी और 6 आरोपी उसमें जो है पकड़े गाड़ी में, और रायसा थी। हरियाणा के नूंह में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो कि आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों में फरार चल रहा था। पुलिस ने इस वांटेड अपराधी के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर इसे अवैध हथियार के साथ पुनाना से जुरहेरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरियाणा के पलवल में रहने वाले नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। आरोपी पर हरियाणा के कई जिलों में लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। उसकी टीम के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ जिला नारनौल, पलवल, जिला नूंह, दिल्ली, यूपी में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, ये अभी जो हमने गिरफ्तार किया नूर मोहम्मद उर्फ जग्गू उर्फ संजय पुत्र कालू निवासी गुराक्सर जिला पलवल को आज पुनाना एरिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक कट्टा बरामद हुआ है और उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान ही इसने विभिन्न जिलों हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें दादरी स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 17 सरकारी सेंटर और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगातार दी जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 250 फीस रखी गई है और इसी दौरान सीएमओ का कहना है कि दादरी समाज में जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, इसको लेकर दादरी जिले में 19 सेंटर बनाए गए हैं जिस पर कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। और वहीं उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे, मास्क का उपयोग करें। हमारे पास टोटल हमने 19 सेंटर स्टार्ट किए हैं। 17 हमारे अपने जो पीएचसी सीएचसी हैं प्लस 2 प्राइवेट वाले हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे एक तो जय हिंद हॉस्पिटल है, एक प्रधान हॉस्पिटल है। इनमें तो प्राइवेट है जिनमें 250 रुपये लगेंगे एक आदमी के, लेकिन जो हमारे जो 17 इंस्टीट्यूट है उसमें टोटल फ्री लगेगा। हर पीएचसी में लगेंगे, हर जीएच में लगेंगे। मध्य प्रदेश के बेटमा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने एक समुदाय के 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, जिसके विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, साथ ही जो बीच बचाव करने आए लोग उन पर बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। बेटवा में
लगभग 3 दिन पूर्व क्रिकेट टूर्नामेंट को मैच को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी। वहाँ पर ये देखने में आया कि उसको सांप्रदायिक देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जो बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी उसमें एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस, दूसरे पक्ष पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संदर्भ में हम आज साहब को ज्ञापन देने आए तो मांग करिए कि दोनों पक्ष पे कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष पे कार्रवाई हो। एक पे करना नहीं और दूसरे पे नहीं करना। जबकि क्रिकेट टूर्नामेंट का झगड़ा था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, किंतु सरकार अभी उनकी है तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उसको हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लेकर हमने आज सबको ज्ञापन दिया। हमने मांग करी है कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई की जाए और एक पक्ष जिस पर निर्दोष लोग हैं, लगभग 27-28 जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके मुकदमे 60 मिनट 60 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।